हेलो जी, हेलो। क्या हाल चाल आप सबका। मैं सीए मोहित गल्होत्रा आज फिर आपके साथ एक स्टडी प्लान लेकर के आया हूँ। कल हमने जो डिस्कस किया था वो किया था हमने सीए इंटर ग्रुप 1 का प्लान। आज जो हम डिस्कस करने वाले वो होगा सीए इंटर ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि कैसे आप जैन 25 के लिए जो आपके एग्जाम आ रहे हैं ग्रुप 2 के, उनके लिए आप एक कैसे इफेक्टिव रिवीजन शेड्यूल बना सकते हो। ठीक है जी। तो लेट मी स्टार्ट विद इट। आपका जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है ग्रुप 2 के बच्चों का, दैट इज कॉस्टिंग, सेकंड इज ऑडिट एंड थर्ड वन इज एफएमएसएम। ठीक है जी। अब ये वाला कॉस्टिंग है आपका 17th जैन, ऑडिट है आपका 19th जैन और एफएमएसएम है आपका 21st जैन, राइट। अब अगर आप इफेक्टिवली देखें तो आपके पास कल यानी कि 3 दिसंबर से लेकर के टिल योर एग्जाम 40 इफेक्टिव डेज हैं, जो कि अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आई एम श्योर कि वो आपकी अच्छी खासी रिवीजन करा देंगे। और मैं आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ यार कि आप पास हो जाओगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन करके गए तो। मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ रिवीजन प्लान यहाँ पर एक टाइमलाइन के साथ। लेट्स से कि आपका ये फर्स्ट एग्जाम है दैट इज ऑन 17th ऑफ जनवरी, करेक्ट। नाउ अब हम एटलीस्ट मैं कहूंगा कि मिनिमम 3.5 डेज आप यहाँ पर अपनी कॉस्टिंग के एग्जाम की रिवीजन को देंगे। 3.5 इन द सेंस के आप मान के चलिए कि आप 14, 15, 16 एंड 17th का फर्स्ट हाफ, तो आपके 3 डेज ये और 0.5 डेज ये, तो यानी कि आपके पास मैक्स टाइम जो है वो है 13th जनवरी तक का। और आपका ये शुरू होगा 3rd of December यानी कि कल से, 3rd December से 13 जनवरी। अगर आप इसे ब्रेक करें तो 13 डेज आपके पास यहाँ पर हैं और लगभग लगभग 28 डेज आपके पास यहाँ पर है। आप इन्हें टोटल करोगे तो अराउंड 28 प्लस 13, 28 प्लस 13, 14, 15, 16, 17, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 41 डेज हैं जो कि आप इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो। एक 1 डे अगर बफर में लेकर के चलना हो तो आप चल सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक 40 डेज का तो इफेक्टिव प्लान दे ही देता हूँ। सो आपको अगर करना है तो आप इसे कॉस्ट, फर्स्ट एग्जाम में कॉस्ट, सेकंड इज ऑडिट एंड थर्ड वन इज एफएमएसएम। ठीक है जी। जी जी, आइए। ये होगी आपकी रिवीजन 1, ये होगी आपकी रिवीजन 2, ये आपकी होगी 3 रिवीजन। हाँ जी यार, मैं आप लोगों को 3 रिवीजन का प्लान देने वाला हूँ। मिनिमम टू मिनिमम आपकी 3 रिवीजन 40 डेज में बड़े प्यार से हो जाएगी। आपकी जो कॉस्टिंग की फर्स्ट रिवीजन है वो मेरे अकॉर्डिंग 6 डेज के अंदर अभी से खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस खत्म करके हटे हैं तो भी यकीन मानिए आपकी 6 डेज के अंदर कॉस्टिंग की फर्स्ट रिवीजन खत्म हो सकती है, अगर आप इसमें इफेक्टिवली स्टडी करें तो। 6 days for the audit for first revision. Second revision will take around 5.5 days, and third revision for first revision for FMSM will also take 5.5 days. तो आपके टोटल हो गए ये अराउंड 17 डेज। पोस्ट 17 डेज आप लगभग अपनी एक रिवीजन खत्म करके बैठे होंगे। गोइंग टू द सेकेंड रिवीजन, आपको मेरे अकॉर्डिंग कॉस्टिंग को देना चाहिए 5 डेज, ऑडिट को देने चाहिए अगेन 5 डेज, एफएमएसएम को अराउंड फिर से 5 डेज। आपके यहां पर टोटल बनते हैं 15 डेज। अब 17 प्लस 15, हम लगभग लगभग एक महीना पार कर चुके हैं, अराउंड 32 डेज हमारे बीत चुके हैं और अब हमारे हाथ में सिर्फ 41 माइनस 32 यानी कि 8-9 दिन है लगभग। और 8-9 दिन का मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान यही है, आप इन सबको 3-3 डेज दें, 9 डेज। ठीक है जी। रिवीजन 1 में आप कॉस्टिंग को 6 डेज, ऑडिट को 5.5 डेज, एफएमएसएम को भी 5.5 डेज देंगे और 17 डेज में आप फर्स्ट रिवीजन अपनी खत्म कर देंगे। सेकंड रिवीजन में जब आप शिफ्ट होंगे तो कॉस्टिंग के लिए 5 डेज, ऑडिट के लिए 5 डेज, एफएमएसएम के लिए अगेन 5 डेज। रिवीजन 3 में 3 डेज फॉर एवरी सब्जेक्ट। और जब आप ये 9 डेज खत्म कर लेंगे तो आपके पास जो बैलेंस बच रहे होंगे
दैट इज 3.5 डेज हेयर, जो कि आप कॉस्टिंग का एग्जाम देने से पहले इसको देंगे। मैं थोड़ी सी इंसाइट आपके साथ सब्जेक्ट वाइज शेयर करने की कोशिश करता हूं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इस स्ट्रेटेजी में आप लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। और एक थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, तो जब कोई टीचर से लेके आता था, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके नीचे एक कमेंट कर देता था दैट आई एम गोइंग टू बी पास्ड। ये एक कुछ नहीं है दोस्त, मैनिफेस्टेशन है, आप कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कई बार। कॉस्टिंग के अंदर आपका प्रैक्टिकल, मेनली ये सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है, प्लस में इसमें थ्योरी का भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो आप इसके अंदर जितने भी बच्चे थ्योरी छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगाएं और थ्योरी जरूर कवर करके जाएं। क्योंकि जनरली कई बार ऐसा पैटर्न देखा गया है कि प्रैक्टिकल पेपर थोड़ा सा टफ आता है और वहीं पर बच्चे थ्योरी के थ्रू इसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं, इवन एग्जामिशन भी आ जाती है। तो इसमें आप कॉस्टिंग में थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने छोड़ रखी है, तो मैं कहूंगा कि इन 6 डेज में एटलीस्ट डेली एक एक या डेढ़ डेढ़ घंटा आप डिवोट करें इन 6 डेज के अंदर, और थ्योरी के पोर्शन को एक बार रिकॉल करें, रिवाइज करें। नाउ कमिंग टू द टफेस्ट सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे को डराता है, और इसका डराना बनता भी है। ऑडिटर बनोगे भाई, तो ऑडिट तो आना चाहिए। ऑडिट में आप जितना हो सके हैंड रिटन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन को जितना हो सके आप लिख करके देखें, उसके सजेस्टेड आंसर्स जो आईसीआई पब्लिश करता है उससे मैच करके देखें कि आप कितना लिख पा रहे हैं, आप कितना ज्यादा रिकॉल कर पा रहे हैं खुद से। वो आपकी बहुत हेल्प करेगा यार। नेक्स्ट, एफएम एसएम। इसमें दो पोर्शन है आपके, एक एफएम कंप्लीटली प्रैक्टिकल और एक आपका एसएम कंप्लीटली थ्योरेटिकल। अब वैसे तो सब्जेक्ट थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, बट लिखना तो आपको थ्योरी पड़ता है। आप लोग कोशिश करेंगे कि एसएम के अंदर भी आप यही सेम अप्रोच फॉलो करो। रीजन बीइंग, यहां पर ना बेटा वो एसएम के अंदर आपसे मांगता है कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स दोनों में ही मांगेगा, ऑडिट में ही मांगेगा, बट एसएम में मुझे लगता है कि कीवर्ड्स की कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है इन कीवर्ड्स के ऊपर कि अगर आपने कीवर्ड्स लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और कीवर्ड्स आप तभी लिख पाएंगे जब आपने बहुत ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करी होगी। हालांकि इतना ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, लगभग 5.5 दिन है, तो आप कोशिश करेंगे आप इसमें प्रैक्टिकल भी अपना निपटाएं एफएम का। और इसके अंदर एफएम का प्रैक्टिकल के साथ थोड़ी सी थ्योरी भी अगर आप देख पाएं, तो इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। कई बार इसमें थ्योरी में भी मार्क्स अच्छे खासे आ जाते हैं। अदरवाइज एसएम तो थ्योरी है ही, और उसमें आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना ही जाना है। नाउ कमिंग टू वन मोर पोर्शन, जो मैंने ग्रुप 1 के बच्चों के साथ भी डिस्कस किया था, आप लोगों के साथ भी करता हूँ। कोई भी बच्चा आरटीपी एमटीपी ये दो चीजें छोड़कर नहीं जाएगा। मॉक टेस्ट आपको इसमें मैंडेटरली रखने ही रखने हैं। मॉक टेस्ट आपको रखने ही रखने हैं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता बच्चों। क्या आप सोचो हम मॉक टेस्ट दिए बिना जाएंगे, तो आई एम सॉरी, आप लोग अपने साथ एक गेम खेलने जा रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा। जहां पर शायद सट्टा सट्टा जिसे कहते हो ना, लग गया तो लग गया, वरना कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। मत लेना ये रिस्क। खाम खा आपके, पहले तो हमारे टाइम पे तो होता था कि 6 महीने खा जाएगा, अब मैं कहूंगा आपके 3 महीने खा जाएगा, 3 या 4 महीने जो मर्जी का हो आप, और प्लस में आपके एफर्ट्स भी वेस्ट जाएंगे जो आप करोगे। बेटर कि एक मॉक टेस्ट जरूर दे करके जाए, मिनिमम टू मिनिमम। हालांकि मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आपको, जो मैंने यहाँ पर 6 डेज बोले हैं, इन 6 डेज को आप ब्रेक करेंगे 5.5 डे प्लस 0.5 डे। सर ये 0.5 डे किस लिए रखवा रहे हो? इसी में बेटा आपको मॉक टेस्ट अपेयर करना है अपना। सर मॉक टेस्ट कहाँ से लाएं, क्या हम खरीदें? अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जिस भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़ा है, अगर उन्होंने मॉक टेस्ट आपको दिए हैं और आपके ऐसे ऑप्शन है कि आप उन मॉक टेस्ट को पेयर कर सकते हो, तो प्लीज वो मॉक टेस्ट कीजिए। अदरवाइज अदरवाइज अगर ये भी कुछ नहीं है, तो दोस्तों जो आईसीआई का मॉक टेस्ट आते हैं ना, आप कोशिश करें आप उसमें अपेयर हो। ठीक है, वो करें और साथ में खुद ही इवेल्युएट करके देखें। मैं बताता हूँ उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। 5.5 डेज में मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर लिखने की। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं सिर्फ मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ आपको। मॉक टेस्ट इनको कैसे करना होता है, आपको मैंने बोला कि आपकी 6 डेज के अंदर फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए। आप इसको प्लानिंग करेंगे कि 5.5 डेज में हम खत्म करेंगे रिवीजन। ठीक है जी।
अब आपके पास हाफ डे बच रहा है। 5.5 डे का मतलब है कि आपके 5 डेज तो फुल आएंगे, और जो आपका 6th डे है, 6th डे, इसके अंदर आप टिल 1 PM ही पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे। फ्रॉम 2 PM टू 5 PM आप उसी आप उसी माहौल में कोशिश करेंगे अपने आप को टेस्ट देने की, कि जिस माहौल में आईसीआई आपको चेक करता है। आप अकेले बैठेंगे, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, पानी की बोतल लेंगे, बार बार उठेंगे नहीं। से मतलब 2 से 5 आपके 3 घंटे ऐसे ही होने चाहिए कि भाई बस बात खत्म, पेपर ही दे रहे हैं। 1:45 में आप अपने क्वेश्चन पेपर को हाथ लगाओगे, आप उसे रीड करना शुरू करोगे। 2 PM टू 5 PM आप उसमें अपेयर करोगे। पोस्ट 5 PM मैं कहूंगा 5 to 6 एक ब्रेक लेना, क्योंकि यहां पर आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे दोस्तों। यहां पर आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो। 5 से 6 ब्रेक लेना। 6 to 8 2 घंटे अपने लगाना। 6 to 8 PM में आप ये वाला जो आपने सॉल्व किया है, ये जो मॉक टेस्ट आपने दिया है ना, XYZ किसी भी सब्जेक्ट का, कॉस्ट का दिया है, ऑडिट का दिया है, या FMSM का दिया है, उसको आप 6 to 8 PM में इवेल्युएट करोगे। इस इवेल्युएशन करने के बाद जो जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हाँ मेरी ये मिस्टेक थी, लेट से उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग एमसीक्यू। एमसीक्यू तो चलो आप बाद में कर सकते हो, बट जो बाकी क्वेश्चन है, मैंडेटरी वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है जी, मतलब ये तो करना ही करना है। इसमें करना भी क्या होता है, जो बाकी के 4 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपको एनी 3 होते हैं, आप कोशिश करेंगे कि आप इनमें से एनी 3 ही कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बट जब आप यहाँ पर इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट करते टाइम आपको सजेस्टेड आंसर सभी के देखने हैं। इवेल्युएट करते टाइम सजेस्टेड आंसर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के देखने हैं, सारे के सारे सजेस्टेड आंसर पढ़ने हैं, और आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैंने क्या लिखा था और एक्चुअल में सजेस्टेड आंसर में क्या है। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा जब आप सेकंड अपना मॉक टेस्ट दोगे। यहाँ पर जब आप 5 डे के अंदर भी इसी तरीके से 4.5 प्लस 0.5 डेज करके मॉक टेस्ट देने जाओगे, या अपना बैठोगे मॉक टेस्ट देने के लिए, तब आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पर ये चीज इवेल्युएशन क्यों बोल रहा हूँ। और इस इवेल्युएशन को आप सिर्फ देख करके नहीं करोगे, ये भी है गो, ये भी है गो, ये भी है गो, एग्जाम में होगा फिर ये का है गो। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको राइट डाउन करोगे। एक अपनी डायरी पेज, जो भी आप लोगों ने बना रखा हो कुछ नोटबुक टाइप का, तो उसमें आप राइट डाउन करोगे कि आपने इवेल्युएशन में क्या क्या गलती पकड़ी। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट शीट में, जब आप कॉस्ट शीट बना रहे थे, तब आपसे क्या क्या मिस्टेक हुई, या फिर जब आप वेरिएंस निकाल रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तब आपने क्या मिस्टेक करी, क्या आप कहीं फॉर्मूला कुछ भूल गए, उस फॉर्मूला को आप लिख करके देखेंगे इसी इवेल्युएशन में। 6 to 8 PM के बाद जो इवेल्युएशन आप कर रहे हो, उसी के अंदर ही आप ये चीजें करोगे। और बहुत फेयरली आपको समझना है कि आप ही आईसीए के एग्जामिनर हो, और आप ही उस क्वेश्चन को इवेल्युएट करोगे, और जितने कम मार्क्स दे सकते हो उतने दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आईसीए में आपके पास आपका भी जो आंसर शीट है वो किसी ऐसे टीचर के पास चल जाए जो बिल्कुल मिनिमम पे करता हो। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई 5 में से आपको 4 ही दे। हो सकता है उसे लग रहा हो कि नहीं 3 की वैल्यू है 3 देगा, तो आपको भी इसी तरीके से इवेल्युएट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये 3 to 4 के बीच में, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 to 4 ही बनते हैं, तो आप उसे 3 दे देना, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ठीक है, यहाँ कम आएंगे चलेगा, एग्जाम में कम नहीं आने चाहिए। आप इवेल्युएट करोगे और आप देखोगे कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, और बिलीव मी आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा। इन केस आपको 100 में से अगर 50 लेके आने हैं, 100 में से अगर 50 मिनिमम लेके आने हैं, और आपके यहाँ पर अगर दोस्त 55 बन रहे हैं आपकी वैल्यूएशन के बाद, तो ट्रस्ट मी, शायद मैं ये कहूंगा कि आप अच्छा ही कर रहे हो, और एग्जाम में आपके आ जाएंगे। और हमें कोशिश करनी है कि इसी 55 को हम खींच करके 65 तक पहुंचाएंगे। और कॉस्टिंग में एग्जामेशन आती है, बहुत आसान से आती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्त, आएगी। ठीक है जी, आप इन सबको इवैल्यूएशन को राइट डाउन करोगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप यहाँ पर रिवीजन करने बैठोगे, आपका 5th बेसिकली जो आपकी 5 डे की रिवीजन है, उसमें डे 1 पे आप इस इवैल्यूएशन शीट को उठाओगे। आप देखोगे कि अच्छा कॉस्ट शीट में मेरी ये गलती थी, मेरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये गलती थी, मेरी प्रोसेस कॉस्टिंग में ये गलती थी, या फिर जब मैं सर्विस कॉस्टिंग कर रहा था तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये चीज गलत कर रहा था, अब मैं उसे ठीक करूंगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगी यहाँ पर, और सेम इसी चीज को आप रिवीजन 3 में भी करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन 3 रिवीजन के अंदर आप एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो अपेयर कर ही लो, मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है जी, और ये मॉक टेस्ट आईसीआई के करो तो और ज्यादा बेहतर बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाहर से अगर नहीं लिया हुआ तो। ये नहीं कि फटाफट वीडियो देखी और फटाफट बुक कर लिया, फ्रॉड भी बहुत चल रहा है मेटा मार्केट में, यू नो व्हाट आई मीन। चलो अब ठीक है जी, यहाँ पर हो गई हमारी मॉक टेस्ट की बात। अब एक बात और करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
बच्चे कई बार कर जाते हैं। खैर आप लोग तो अब ग्रुप 2 के बच्चे हो, जो बच्चे ग्रुप 2 अभी देने जा रहे हैं, ग्रुप 1 दे चुके हैं, तो उन्हें पता है आरटीपी की वैल्यू क्या है। आरटीपी बेटा एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप मिस करके गए तो वहां पर एग्जाम में ना आपके माथे पर आपका सर होगा और आपकी शक्ल ऐसे होगी। टू बी ऑनेस्ट, कोई भरोसा नहीं है आरटीपी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, कोई एक क्वेश्चन या उससे सिमिलर क्वेश्चन। रिस्क लेना ही नहीं है, हम नहीं लेंगे रिस्क। ठीक है जी, आप लोग आरटीपी अच्छे से करके जाओगे, ये बात तय है हर सब्जेक्ट की। यानी कि अगर आपके पास कॉस्ट कर रहे हो रिवीजन, कॉस्टिंग की रिवीजन करते हुए आप आरटीपी उसकी देखेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने आरटीपी अभी तक नहीं देखी है तो मैं बताता हूँ कैसे देखनी है आपको आरटीपी। डे 4, डे 5, ये 5 दिन हैं जिसमें आप रिवीजन करोगे। हालांकि 5.5 डे है, डे 6 में भी आपके पास हाफ डे है। ठीक है जी, तो आप लोग क्या करोगे मैं बताता हूँ। आप लोग डे 1 पे आप लोग आरटीपी नहीं देखोगे, इनकेस अगर अभी तक नहीं देखी है तो, और ये आपकी फर्स्ट रिवीजन है तो। डे 2 पे भी आप आरटीपी नहीं देखोगे, डे 3 पे भी आप आरटीपी नहीं देखोगे, डे 4 और डे 5, जब आप ये डे 3 दिन जब आपके बीत चुके होंगे तब तक आप बहुत सारा पोर्शन ना कवर कर चुके होंगे अपने कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट का। ठीक है जी, वहां पर आप डे 4 और डे 5 में, डे 4 और डे 5 के अंदर आप वहां पर आरटीपी सॉल्व करने बैठोगे और हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे। मेरी एक बात और थोड़ी सी अपने पास ध्यान रखना कि आरटीपी जरूरी नहीं कि आप सिर्फ करंट अटेम्प्ट की देखो, आप प्रीवियस अटेम्प्ट की भी आरटीपी उठाओगे। ठीक है जी, और वैसे तो मैं आप लोगों को ये डिनाई नहीं करूंगा कि जो आपकी रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं, जो भी हैं, एक्स वाई जेड कोई भी फैकल्टी हो सकती है, वो ये बोलती हैं कि हमने आरटीपी का पोर्शन अपने जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर कवर करा होगा। और मेरा इस पे कोई हेट नहीं है, अच्छी बात है उन्होंने करा है, बट आप लोगों को आरटीपी ही उठानी है, सॉल्व करनी है। आप लोगों को उनके, उन्होंने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने आरटीपी उठाई, उसके क्वेश्चंस उठाए और उस चैप्टर में डाल दिए। आरटीपी उठाई, क्वेश्चंस उठाए, उस चैप्टर में डाल दिए। अब वो आपने जब पढ़ा तो आपने क्वेश्चन वाइज पढ़ा है, सॉरी चैप्टर वाइज पढ़ा है कि इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आ गए, इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आ गए। लेकिन याद रखिए एग्जाम में ऐसे नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो सकता है कि कॉस्ट शीट से हो, और फिर इस चैप्टर इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से हो। नॉट अ बिग डील, ऐसा पेपर आएगा। ठीक है जी, तो वहां से आपको क्विकली अपना माइंड स्विच करना है प्रोसेस कॉस्टिंग में। और हो सकता है अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो हो उसका ए पार्ट सर्विस कॉस्टिंग का हो, 10 नंबर का अगेन, और बी पार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आप देख रहे हो, आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं तो, सॉरी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सर प्रोसेस शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, सॉरी शीट लिखते क्या मैंने, प्रोसेस कॉस्टिंग, कि मैंने तो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, मेरे को तो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन चाहिए नहीं। वहां पर आपको फटाफट से अपना माइंड स्विच करके सर्विस कॉस्टिंग पे आना है, सर्विस से फटाफट मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाना है। फिर इसीलिए आरटीपी जब आप करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन पहले इसका होगा, फिर अगला क्वेश्चन इसका होगा, फिर अगला क्वेश्चन इसका होगा, फिर अगला क्वेश्चन इसका होगा। ये एक हैबिट डालता है आपको। ठीक है, सेम विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन केस अगर आप ये देख पाओ तो ये बेटा सोने पे सुहागे वाली बात है, यानी कि चेरी ऑन द टॉप। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशंस फ्रेम करने में। आपको पता होगा कि आप कहां कहां पर एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखे जा रहे हो जिनकी आईसीआई कोई वैल्यू नहीं देता। ठीक है जी, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उन्हें देखोगे कि आपके हिसाब से क्या आंसर बनना चाहिए, क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए। कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सॉल्व करना, और फिर उसे सजेस्टेड आंसर से उसी अटेम्प्ट के कंपेयर करके देखना, और आपको पता लगेगा अरे आपने तो एक पेज भर दिया, उसने इतने से में कर रखा है। और होना भी यही चाहिए लॉजिकली। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेस्टेड आंसर ही हर टाइम ठीक होता है, बट आप खुद देखना ना, इवेल्युएट करना, तो आप लोगों को पता लगेगा। डन। सो मैंने आपसे जो बात करी मैं उसे थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ फिर से। मैंने कहा कि आपका कॉस्टिंग का एग्जाम 17th को है, ऑडिट का 19th को, एफएमएसएम का 21। मुझे अच्छे से याद है कि आप लोग ये चीज नहीं भूलोगे, भूली जा भी नहीं सकती, सीए के बच्चे हो। ठीक है जी, हम 3 डेज 3.5 डेज बफर में रखेंगे। हम बफर में रखेंगे 3.5 डेज फॉर कॉस्टिंग एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम बहुत अच्छे से देके आना है बिना घबराए, इसके लिए हम 3.5 दिन देंगे। और हमारे पास लगभग लगभग 41 डेज का बैकअप है। आज से लेकर के बफर है कि हम 41 डेज में अपनी अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हैं। इस रिवीजन के लिए हम कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम, ये 3 में हमने अपोर्शन करे डेज। 6 डेज फॉर द फर्स्ट रिवीजन फॉर कॉस्टिंग, 5.5 फॉर ऑडिट, 5.5 फॉर एफएमएसएम। अगेन सेकेंड रिवीजन में 5 डेज फॉर कॉस्टिंग,
5 डेज फॉर ऑडिट, 5 डेज फॉर एफएमएसएम, 15 डेज। और उसके बाद जो हमारे पास डेज बच गए 3 3 3 9 डेज। कोशिश करेंगे हम इसमें कि हम इसमें मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देके ही जाएंगे। ठीक है जी, 2 मॉक टेस्ट हम खुद करेंगे और उसे इवेल्युएट भी करेंगे और देखेंगे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कॉस्टिंग में मैंने बोला कि आपको थ्योरी नहीं छोड़नी है, थ्योरी करके जानी है। ऑडिट, एफएम, एसएम में, ऑडिट और एसएम में स्पेशली आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सको। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप हैंड रिटन में कर पाएं। बट आप लोगों को टाइम का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन में ही लग गए और उसके कारण आप सिलेबस छोड़ के जा रहे हो। सिलेबस नहीं छोड़ के जाना, सिलेबस की कवरेज 100% होनी चाहिए आप। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू एफएम, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। यहाँ पर भी थ्योरी कोशिश करेंगे कि आपके एक बार किसी भी यूट्यूब के फैकल्टी से, जो भी फैकल्टीज हैं रिस्पेक्टेड, उन्होंने आपको यूट्यूब पे समरी कराई होगी, थ्योरी की मैराथन ली होगी, वो एक बार देख जाना यार एटलीस्ट, क्या पता काम आ जाए। कीवर्ड्स का बहुत बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा, बोथ इन ऑडिट एंड बोथ इन एसएम। ठीक है जी, ऑडिट और एसएम दोनों के अंदर ही आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अच्छे से कीवर्ड्स लिख कर प्रैक्टिस करने हैं। अगेन कमिंग टू द मॉक टेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। 6 दिन का अगर आपका है तो 5.5 दिन आप लोग उसमें लगाओगे रिवीजन में, और हाफ डे में आप इवेल्युएट करोगे। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था कि आप टिल 1 PM रिवीजन करोगे। 1 to 2 PM थोड़ा सा रिलैक्स करना, अपने माइंड को रिलैक्स करवाना कि ठीक है मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे एग्जाम अच्छे से दे करके आना है, मैंने 5.5 दिन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है जी, 2 से 5 के बीच में आप इसी टाइम पर जो है क्या कहते हैं एग्जाम दोगे इन प्रॉपर आईसीआई इन्वायरमेंट। 145 पे आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाओगे, चेक करोगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं, आप सिर्फ रीड करने के लिए 15 मिनट्स दोगे यहाँ पर। ठीक है जी। नाउ 5 से 6 आप एक अच्छा खासा ब्रेक लोगे, क्योंकि आप वैसे ही एग्जॉस्ट हो चुके हो यहाँ पर एग्जाम दे करके। ठीक है जी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 6 से 8 दोस्तों के साथ मत निकल जाना घूमने फिरने। ठीक है जी, 6 से 8 आप बैठ करके इवेल्युएट करोगे इस टाइम पर। यही जो है ये टाइम 2 घंटे आपका डिसाइड करेंगे कि आपको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है जी, और जो भी होंगे उन्हें सजेस्टेड आंसर से मैच करके आप एक इवेल्युएट करके रिटर्न डाउन करोगे कि मेरी क्या क्या गलती थी। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, आरटीपी। आरटीपी आप जरूर देख करके जाओगे। 4th और 5th डे में अगर आपने नहीं उठाई, अगर आपने पहले रिवीजन अच्छे से कर लिए, तो आप अभी भी आरटीपी शुरू कर दें। आरटीपी को मिस नहीं करना है। ठीक है जी, प्रीवियस अटेम्प्ट्स की भी आरटीपी उठा करके जरूर जरूर देखनी है। एटलीस्ट मैं कहूंगा प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स की तो देख ही जाना। 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी देख लेना, कोई बुराई नहीं है देखने में, कोई पैसे नहीं लग रहे आरटीपी देखने में। ठीक है जी, इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इवेल्युएट करके जाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस। कुछ और अगर मेरे से आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का, और उनके ऊपर अगर कोई टॉपिक ऐसे होंगे तो उन पर वीडियो लेके आने का जो कि आपकी हेल्प कर पाए। थैंक यू।